हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, और ये जो हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 25। ठीक है, 25 का ये सेकेंड पार्ट है, और 24 भी हम लोगों ने शुरू कर लिया है। अगर ये आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया है कि औद्योगिक सूचना प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, यह देश भर में औद्योगिक क्षेत्रों और संकुलों का एक जीआईएस सक्षम डेटाबेस है। सेकंड है, यह वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें जो प्रशासनिक नियंत्रण की बात करता है तो ये वित्त मंत्रालय नहीं है, ये हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, और ये हमारा देश भर में औद्योगिक क्षेत्रों में संकुलों का जीआईएस सक्षम डेटाबेस है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि गतिशील वेब पोर्टल इंडिया नॉलेज हब, जो देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का प्रचार प्रसार करने के भंडार के रूप में कार्य करता है, चालू किया गया है। तो किस संस्था द्वारा चालू किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है नीति आयोग, सेकेंड है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी ऑप्शन है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है, इसी के द्वारा चालू किया गया है ये। और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर और जो अन्य सरकारी जो संस्थान होते हैं उनमें वास्तविक समय पर ज्ञान का आदान प्रदान के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि बेहतर जो भी जानकारी हो प्राप्त हो सके और उनकी जो प्रचार प्रसार किया जा सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में 1933 में 33 का लीस मोदी पैक्ट संबंधित था। तो मतलब क्या था ये लीस मोदी पैक्ट? तो फर्स्ट ऑप्शन है, भारत में जापानी आयात के स्थान पर ब्रिटिश वस्त्रों की लिए वरीयता के समुच्चय से। सेकेंड ऑप्शन है कि ब्रिटिश संसद में भारत के हित के प्रति सहानुभूति रखने वाले ब्रिटिश सांसदों द्वारा सत्ता हस्तांतरण का मुद्दा उठाने के लिए। सी ऑप्शन है, उदारवादी भारतीयों के लिए अधिक संवैधानिक प्रतिनिधित्व के बदले में कम्युनिस्ट प्रभाव सीमित करना। डी ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रारूप करने के लिए अनुरक्षण किए जाने वाले सिद्धांतों का समुच्चय है। तो इसका ये ए ऑप्शन सही है, जो हमारा भारत में जापानी आयात के स्थान पर ब्रिटिश वस्त्रों की वरीयता का समुच्चय था। क्योंकि था क्या कि जब ये 1933 का लीस मोदी पैक्ट, ये बॉम्बे मिल एसोसिएशन जो थे, बॉम्बे मिल ऑनर एसोसिएशन ने जो भारतीय कच्चा कपास था ना, उसको खरीदने के लिए जो जापानी आयातक थे उसके ऊपर ब्रिटिश वस्त्रों को वरीयता प्रदान की थी। ये एक पैक्ट किया गया था उसके बारे में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा हाल ही में निर्धारित मापदंडों के अनुसार नीचे दिए गए कारणों का सुनिश्चित रूप से हीट वेव की स्थिति माना जा सकता है। मतलब हीट वेव की स्थिति बताना है कि कौन सी हो सकती है। तो फर्स्ट है, या किसी हिल स्टेशन पर अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया जाता है। सेकेंड है, यदि हिंद गंगा के मैदान में किसी भी क्षेत्र में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाए। थर्ड है, यह यदि किसी तटीय शहर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया जाता है। तो ये हमारा इसमें जो ये बी ऑप्शन तो हमारा सही है, सेकेंड तो हमारा सही है। लेकिन ये क्योंकि जहाँ 40 डिग्री के ऊपर जहाँ क्षेत्रीय जो हमारा मैदानी क्षेत्रों का टेम्परेचर हो जाता है उसे ही हीट वेव का घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जो ये कहा गया हिल स्टेशन पर, तो ये गलत है, 25 डिग्री नहीं है, ये हमारा होना चाहिए 30 डिग्री। अगर किसी हिल स्टेशन का 30 डिग्री से अधिकतम टेम्परेचर हो जाता है तो उसे हीट वेव के लिए कहा जाता है कि यहाँ हीट वेव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और ये थर्ड में जो कहा गया कि किसी तटीय शहर का तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया जाए, तो ये भी गलत है। ये 40 डिग्री तो होता है, इसके साथ साथ एक और प्लस कंडीशन होती है कि जो सामान्य ताप होता है, जो हीट वेव का सामान्य ताप होता है वो 6 डिग्री होना चाहिए, 6 डिग्री से अधिक। और जो गहन हीट वेव होता है ये 7 डिग्री होना चाहिए, तभी ये तटीय क्षेत्रों को हीट वेव के उसमें घोषित किया जाता है। तो हमारा केवल इसमें बी ऑप्शन सेकेंड सही है, तो हमारा सेकेंड केवल 2, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा टाइम टू केयर रिपोर्ट जारी की गई है। तो कौन जारी करता है ये बताना है। फर्स्ट है कि यूनिसेफ, सेकंड है विश्व बैंक, सी है ऑक्सफैम और डी है आईपीसीसी। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो ऑक्सफैम है यही जारी करती है हमारी
जो टाइम टू केयर रिपोर्ट है, और ये जारी किस लिए करती है, जो हमारे अरबपतियों के बारे में बताती है कि किसके पास कितनी संपत्ति है। तो वर्ल्ड में अगर बात करें तो 21,553 अरबपतियों के पास, ठीक है, जो कुल 4.6 बिलियन संपत्ति है, वो जो कुल विश्व के लोग हैं उनके 60% के बराबर है। ठीक है, मतलब कितने कम लोगों के पास मतलब कितनी संपत्ति है इसके बारे में बताता है। तो ये टाइम टू केयर रिपोर्ट जो ऑक्सफैम जारी करता है। चलते हैं नेक्स्ट में, ई प्रवाह या पारिस्थितिकी प्रवाह के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट है, या बैराज द्वारा एक नदी में छोड़े जाने वाले जल की वह न्यूनतम मात्रा है जो इसे स्वयं को साफ रखने के लिए आवश्यक होती है। सेकेंड है कि ये जो बताया गया है इसमें, यह भारत सरकार के भारत की सभी नदियों के लिए ई प्रवाह का मापदंड निर्धारित करता है। थर्ड है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ई प्रवाह मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये गलत है, ये केंद्रीय जो प्रदूषण बोर्ड है ये नहीं काम करता, ये केंद्रीय जल आयोग जो है वो काम करता है। ठीक है, वाटर कमीशन के बारे में ये बात करता है। और ये जो सभी नदियों के बारे में बताया गया तो ये भी गलत है, क्योंकि ये नहीं, ये गंगा नदी के लिए विशेषकर है, ठीक है, न कि सभी नदियों के लिए। और ये हमारा फर्स्ट है कि ये बैराज द्वारा एक नदी द्वारा छोड़े जाने वाले जल की न्यूनतम मात्रा है जो स्वयं को साफ रखने के लिए आवश्यक होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि यह गोदावरी नदी के तट पर हाल ही में इसे रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। यह भारतीय चंदन जैसे संकटपन्न वृक्ष, इंडियन स्पॉटेड ईगल, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल जैसे संकटापन्न पक्षियों, देवलाली मिनो जैसी संकटापन्न मछलियों और तेंदुए जैसी स्तनपायी का आश्रय स्थल है। तो उपयुक्त परिच्छेद में किस स्थल के बारे में बताया गया ये बताना है। फर्स्ट है कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य, बी है नांदूर मधेश्वर, और सी ऑप्शन है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, और डी है अष्टमुंडी। ठीक है, तो इनके बारे में बताया गया। तो इसका ऑप्शन सी बी सही है। जो ये नांदूर मधेश्वर है ये तुम्हारा वेटलैंड है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसी के बारे में ये बताया गया है कि ये जो इंडियन स्पॉटेड और जो ये चंदन है ये यहीं पाया जाता है। ईगल जो है ईस्टर्न ईगल इंपीरियल ये भी इसी है, और देओला मिनोआ यहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये तेंदुए की स्तनपायी प्रजाति का आश्रय स्थल है। ठीक, इसके बारे में ये बताया गया है। और ये जो रामसर कन्वेंशन द्वारा घोषित किया गया है जो नांदूर मधेश्वर, ये महाराष्ट्र का पहला रामसर कन्वेंशन साइट है। ठीक है, वेटलैंड है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें नेक्स्ट में कहा गया है कि विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विधान परिषद के बारे में बताना है कि कौन सा सही है, ये बताना है आपको। तो यह राज्य विधान मंडल का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित उच्च सदन है जो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विद्यमान है। सेकेंड है, यह राज्य विधान परिषद के सृजन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। यह स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, और इसे साधारण विधेयक के मामले में विधानसभा के समान अधिकार प्राप्त है। तो ये गलत है, समान अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर देती है तो जो विधानमंडल है ये, अगर राज्य विधानमंडल अगर जो वो कोई बिल पास करता है तो विधान परिषद के पास इतनी ही पावर होती है कि अगर पहली बार वो पास करता है तो 3 मंथ वो रोक सकती है, और दूसरी बार अगर पुनः वो उसी बिल को पास कर दे विधानमंडल तो वो 1 महीने तक रोक सकती है। अगर इतने में वो कुछ नहीं करती तो वो ये बिल पारित मान लिया जाता है। तो ये पावर समान नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। सेकेंड में कहा गया है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता, तो ये तो हमारा सही है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये स्थायी सदन है, और इसके हालांकि इसके जो सदस्य होते हैं, जो 2/3 सदस्य होते हैं, ये प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो कहा गया कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, तो ये भी गलत है। संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती इसमें क्या होता है कि जब कोई राज्य विधान परिषद बनाना चाहता है या उसे भंग करना चाहता है तो उसके गठन के लिए वो अपने जो अपने राज्य से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भेजता है संसद को। तो संसद क्या करती है, 1/3 बहुमत से उसे पास कर देती है और उसके गठन का प्रोविज़न करती है। और ये सारा प्रोविज़न जो है 169 आर्टिकल में इसका प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया सेकेंड। और ये हमारा विधान परिषद के लिए 6 राज्यों में है, तो ये भी हमारा सही है कि 6 राज्यों में है। ये उच्च सदन है, वो पहले अभी 7 राज्यों में था, लेकिन जब से ये दिल्ली जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो वहाँ ख़त्म कर दिया गया। पहले वहाँ भी जम्मू कश्मीर पे भी था, ये 7 राज्यों में था। ठीक है,
और इसके साथ साथ अभी प्रस्ताव पारित किया है कि जो आंध्र प्रदेश है इसने प्रस्ताव पारित किया है कि हमारी जो यहाँ की विधान परिषद है इसे समाप्त कर दिया जाए। और उड़ीसा जो है, उड़ीसा राज्य ने इसमें अभी उसने प्रस्ताव पारित किया था कि वहाँ हमारे यहाँ मतलब इसको फॉर्म किया जाए, मतलब बनाया जाए। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। तो इसमें 1 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। तो देख लेते हैं कौन सा सही, 1 और 3 बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भारत में बेरोजगारी की माप की स्थिति की विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह बेरोजगारी के मापन की ऐसी विधि है जिसमें जिसमें संदर्भ अवधि के रूप में सर्वेक्षण की तिथि से पूर्ववर्ती 7 दिनों का उपयोग किया जाता है। इसका व्यापक रूप से उपयोग श्रम बाजारों में बेरोजगारी में मौसमी तत्वों के कारण होने वाले अल्पकालिक उतार चढ़ाव के मापन हेतु मापा जाता है। तो ये अल्पकालिक नहीं होता है, ये दीर्घकालिक की बात करता है, ना कि अल्पकालिक। और ये जो बताया गया 7 दिनों का पूर्ववर्ती होता है, तो नहीं, ये भी गलत है, ये 365 दिनों का पूर्ववर्ती होता है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं। और ये NSSO द्वारा जो होता है उसी के द्वारा इसके आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं और ये जारी किया जाता है बेरोजगारी माप स्थिति। ठीक है, विधि। तो ये याद रख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, तो मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ना तो 1 ना ही 2। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि अनुक्रम के क्रमिक चरणों में प्रजातियों और सजीवों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ कुल व्यवहार में वृद्धि होती है। सेकेंड है कि चरम समुदाय पारिस्थितिकी अनुक्रम में अंतिम चरण होता है और यह पर्यावरण की निकट साम्यावस्था में होता है। थर्ड है कि बाढ़ प्लावित भूमि पर होने वाला पारिस्थितिकी अनुक्रम प्राथमिक अनुक्रम का उदाहरण है। तो ये गलत है, प्राथमिक अनुक्रम का नहीं है, सेकेंड अनुक्रम मतलब द्वितीय अनुक्रमण का उदाहरण होता है। ठीक है, और ये हमारा दोनों सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मुगल संरचना इबादत खाना के संबंध में सही नहीं है, ये बताना है। तो इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान किया गया था। सेकेंड है, इबादत खाने से दीन ए इलाही की उत्पत्ति को ज्ञात किया जाता है। यह एक सभागार होता था जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ विचार विमर्श करता था। इस इमारत का साक्ष्य अकबरनामा की लघु चित्रकारी में प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जो इबादत खाने की बात करता है ये अकबर ने बनवाया था, ना कि शाहजहां ने। ठीक है, तो ये अकबर का इनिशिएटिव था और ये तीनों हमारे सही हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संदर्भ में इसरो अपने स्वदेशी रूप से विकसित लघु उपग्रह परीक्षण यानी SSLV के प्रथम विमोचन की योजना बना रहा है। तो इसमें विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो इससे 500 किलोग्राम तक के पेलोड वाले लघु वाणिज्यिक उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। सेकेंड है, यह उपग्रहों को निम्न भूकक्षा में स्थापित करेगा। तो जो ये बताया गया है ये SSLV के बारे में कि कौन सा सही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि 500 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाएगा और ये निम्न भूकक्षा में जो मतलब पोलर सैटेलाइट होते हैं ना, जो ये वाला जैसे ये हमारा ग्लोब है पृथ्वी, तो ये ऐसे ऐसे जो हमारे होते हैं जो चलते हैं, इनके बारे में बात करता है लियो, जो निम्न भूकक्षा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। और जियो सिंक्रोनाइज सन सिंक्रोनाइज की बात करता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करता है, तो ये हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रियाएं पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस चक्र में योगदान करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वायुमंडल में श्वसन द्वारा निर्मुक्त होती है फास्फोरस। सेकेंड है कि मृत जीवों के अपघटन से। और थर्ड है चट्टानों का अपक्षय। तो इसका जो है ये ऑप्शन सही है, चट्टानों के अपक्षय से और मृत जीवों के अपघटन से तो फास्फोरस का उत्पादन होता है, मतलब फास्फोरस चक्र प्रभावित होता है इससे। मतलब फास्फोरस का जैसे चट्टाने का अपरदन होता है तो उसमें फास्फोरस की कुछ मात्रा होती है तो मिट्टी में मिलती है, फिर उसको पौधे यूज करते हैं, फिर वो मतलब ऐसा चक्र चलता रहता है। ऐसे ही मतलब मृत जीव जब होते हैं उसमें भी फास्फोरस की मात्रा होती है, जब उनका अपघटन होता है तो नाइट्रोजन मिलती है, उसके बाद फिर वो पेड़ पौधे बनते हैं, फिर वो सड़ गल कर वो जब अपघटित हो जाते हैं तो फिर ये चक्र चलता रहता है। लेकिन जो कहा गया ये वायुमंडल के बारे में, तो ये गलत है। वायुमंडल में श्वसन में इसका कोई महत्व नहीं है। श्वसन में तो कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र चलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, तो ये गलत हो गया फर्स्ट वाला। तो हमारा बी सही हो गया, 2 और 3। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक वायु प्रदूषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो फर्स्ट है अम्ल वर्षा, बी है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन DDT जिसको बोलते हैं, और सी है धरातली ओजोन, और डी है पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, जो ट्राइक्लोरोएथेन यानी DDT है, इसके ये प्राथमिक प्रदूषण है। लेकिन ये वर्षा की बात करें, वर्षा अम्ल वर्षा तो ये सेकेंडरी है, और ये ओजोन भी सेकेंडरी है, पैन भी सेकेंडरी है। अब प्राथमिक में और बात करें कि कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और
नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये सारे जो होते हैं ये प्राइमरी होते हैं। और जो प्राइमरी जो होते हैं प्रदूषक, प्राइमरी प्रदूषकों की कुछ योगदान के कारण, मतलब प्राइमरी प्रदूषक जो होता है उसके परिवर्तन से जो बनते हैं प्रदूषक, उन्हें ही मतलब सेकेंडरी बोला जाता है। ठीक है, जैसे पेन पेन जो है बनता है ये उसी ऑक्सीजन मतलब अन्य गैसों प्राइमरी प्रदूषकों के मिलने से ही बनता है। जैसे कोहरा वोहरा हो जाता है, ये स्मॉग होता है, ये सब जो है सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाथपंथी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि नाथपंथी हिंदू योगी गोरखनाथ के अनुयायी अनुयायी थे। सेकेंड है नाथपंथी ब्राह्मणों द्वारा दावा किए गए जाति व्यवस्था और विशेषाधिकारों की निंदा करते थे। उनके द्वारा प्रचारित पंथ को तंत्र कहा गया। तो ये तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं और ये उत्तर भारत में, मतलब उत्तर भारत में प्रचलित हुआ था नाथपंथी संप्रदाय। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे डीप वेब पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो डीप वेब के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह सबसे कम विजिट की गई वेबसाइटों के 10% को संदर्भित करता है। सेकेंड है कि यह वर्ल्ड वाइड वेब के उन भागों को संदर्भित करता है जिनकी सामग्री को मानक वेब सर्च इंजन के द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन है कि यह सामूहिक रूप से संपूर्ण विश्व की सभी सूचना एजेंसियों की ब्राउजिंग और ऑनलाइन ट्रैकिंग गति को संदर्भित करता है। ठीक है, यह जो है तुम्हारा कहता है कि यह कुकीज़ प्रदर्शित किए बिना विजिटर की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को गोपनीय रीति से अनुकूलित करने वाली वेबसाइटों को संदर्भित करता है। तो इनके बारे में बताना है कि डीप वेब की किसकी जो को मतलब कौन सबसे अच्छा इसका वर्णन करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है हमारा। यह सामूहिक रूप से संपूर्ण विश्व की सभी असूचना एजेंसियों की ब्राउजिंग और ऑनलाइन ट्रैकिंग गतिविधियों को संदर्भित करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि आर्द्र भूमि प्रबंधन से युक्त उपयोग संबंधी दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि इसे 1992 के रियो शिखर सम्मेलन में प्रतिपादित और अंगीकृत किया गया था। सेकेंड है यह इस तथ्य पर बल प्रदान करता है कि इन पारिस्थितिकी तंत्रों का साधारणी आधार पर मानवीय उपयोग संरक्षण के साथ सुसंगत हो। तो ये सेकेंड तो हमारा सही है, बी ऑप्शन सही हो गया इसका। लेकिन फर्स्ट ये सही नहीं, ये रियो समिट की बात नहीं करता। इसकी स्थापना जो रामसर कन्वेंशन थी, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, जो ईरान का रामसर शहर है वहाँ पे की गई थी। और ये जो साधारणी संरचना का आधार जो बताया गया, ये जो इसके 20 वर्ष बाद जो हुआ था ये रियो सम्मेलन, तब ये साधारणी संरचना का इसमें मतलब रामसर कन्वेंशन में जोड़ा गया था। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया गलत और सेकेंड हमारा सही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सिंचाई प्रणालियों को सिंचाई क्षमता के बढ़ते अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है स्प्रिंकलर, सेकेंड है डिप इरिगेशन और थर्ड है बाढ़। तो इसमें देखो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बाढ़ की होती है क्षमता जो है 60% होती है पानी यूज करने की। और अगर इसकी बात करें ड्रिप की होती है तो इसकी होती है सबसे ज़्यादा, मतलब 90% तक होती है, 85 से 90। और अगर स्प्रिंकलर की बात करें तो 70% होती है। ठीक है, तो हमारा हो गया सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फर्स्ट थर्ड कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। इसमें बढ़ते क्रम में लगाना है ना? नहीं 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 नहीं, बढ़ते क्रम में लगाना है तो थर्ड हो जाएगा हमारा। बढ़ते क्रम में लगाना है तो सबसे कम देखो 60 इसकी है, तो थर्ड फर्स्ट वन, डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, ये गलत है, डी ऑप्शन सही है, बढ़ते क्रम में लगाना है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉरी, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। तो विचार करना है कि कौन सा गलत है। गाइज इन चीज़ों का ध्यान रखा करो कि गलत पूछा गया है कि सही पूछा गया, वरना हमारा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन गलत हो जाता है बहुत जल्दी ही। ठीक है, तो ये गलत इसमें पूछा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में आयोजित बनारस अधिवेशन में स्वदेशी का आह्वान किया गया। सेकेंड है इसके प्रमुख उद्देश्यों में बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन का विरोध और स्वदेशी उद्योगों का पुनरुत्थान शामिल था। थर्ड है कि स्वदेशी आंदोलन का वित्त पोषण करने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। तो ये गलत है। तिलक स्वराज जो वित्त कोष की बात करता है ये स्वदेशी आंदोलन में नहीं की गई थी। तिलक स्वराज कोष की स्थापना ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें किया गया था 1920 के करीब। ठीक है, तब किया गया था। तो ये हमारा गलत है और ये हमारे दोनों सही हैं, क्योंकि ये जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1905 में उसी के बारे में बात करता है। ठीक, जो 7 अगस्त को हुआ था, जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी उसी के बारे में। सॉरी,
तो हमारा ये सही नहीं पूछा गया, तो थर्ड हमारा गलत हो गया और ये दोनों हमारे सही हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया केवल 3, डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया इस जलवायु की विशेषता मृदु शीतलता और शीत ग्रीष्मकालीन है। ठीक है, शीत ग्रीष्मकालीन है, वर्षा पर्यंत पर्याप्त वर्षा होती है, यह क्षेत्र स्थायी रूप से पछुआ पवनों के प्रभाव में होता है और संपूर्ण वर्ष चक्रवाती वर्षा होती है। यहाँ जलवायु सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर पाई जाती है। तो किसके बारे में ये उपयुक्त वर्णन करता है, कहाँ की ये जलवायु बता रहा है? तो फर्स्ट है चीन तुल्य जलवायु, सेकेंड है भूमध्य सागरीय जलवायु, और आपका सी ऑप्शन है लॉरेशियन जलवायु, और डी है ब्रिटिश जलवायु। तो ये डी ऑप्शन सही है, ये ब्रिटिश जलवायु के बारे में बताता है, ये उसका उपयुक्त वर्णन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्कोर्ट बटलर समिति की नियुक्ति की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है वामपंथी आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए, बी है कि ब्रिटिश प्रशासनिक प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, सी ऑप्शन है ब्रिटिश राजशाही से देशी रियासतों के संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए, डी ऑप्शन है भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करने के लिए। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो ब्रिटिश राजशाही के देशी रियासतों के संबंध को सुदृढ़ करने के लिए ये किया गया था। ठीक है, हर बटलर समिति का स्थापना की गई थी 1927 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया कि संसद के संकल्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है, ये बताना है। तो ये सभी संकल्पों पर मतदान करने की आवश्यकता नहीं होती है, संवैधानिक संकल्प केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो गाइस ये यूपीएससी तो ये तो बहुत फ्रिक्वेंटली देखो, जहाँ सभी और केवल आ जाए तो समझ लो कोई ना कोई तो लोचा है भाई, हैं, क्योंकि गलत होना ही है इन चीज़ों को, क्योंकि सभी मतलब सभी नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं, सभी नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो इसमें ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, और ये सेकंड वाला केवल मंत्री, तो केवल मंत्री क्यों कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सामरिक के बारे में संकल्प जो हमारे मंत्री होते हैं और जो अन्य सरकारी जो मंत्री होते हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि चरम शीत ऋतु में एक झील की सतह जम जाती है, परंतु उसके तली का जमाव तब तक भी द्रव होता है, क्योंकि तली का जल तब तक भी द्रव होता है, मतलब ऊपर तो जम जाती है लेकिन नीचे तली में उसमें पानी बना रहता है। तो इसका क्या कारण है? तो ये जल ऊष्मा का खराब चालक है। बी ऑप्शन है 4 डिग्री टेम्परेचर पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ये जमने के उपरांत जल का भार प्रसार नहीं करता है, डी ऑप्शन है प्रदूषण के कारण अशुद्धियों की उपस्थिति होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि 4 डिग्री टेम्परेचर पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, इसीलिए जब ऊपर का जल जम जाता है तो नीचे फिर वो प्रक्रिया नहीं हो पाती, क्योंकि घनत्व अधिक होने के कारण। तभी जो है उसमें तालाब में मछलियाँ जीवित भी रहती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला थिएटर कमान व्यवस्था निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? तो फर्स्ट है कि भारतीय सशस्त्र बलों की एक संगठनात्मक संरचना है, बी है सरकारी योजनाओं हेतु एक जागरूकता सृजक साधन के रूप में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन है, सी ऑप्शन है बाह्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ संचार स्थापित करने हेतु एक नव विकसित संचार संपर्क प्रणाली है, डी ऑप्शन है कक्ष में कहीं भी से ध्वनि का अनुसरण करने हेतु आभासी ध्वनिक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो हमारा भारतीय सशस्त्र बलों का जो एक संगठनक संरचना है, ये जो थिएटर कमान व्यवस्था, ठीक है, इसके बारे में बताता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि भारतीय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, ये बताना। ये संसद के दोनों सदनों के सत्रावसान संबंधी प्रस्तावों पर विचार करती है, और ये संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले गैर सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के दृष्टिकोण पर विचार करती है। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सुर्खियों में रही उच्च बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फर्स्ट है कि गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ शमन के उपाय करना, बी ऑप्शन पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय नौ परिवहन विकसित करना, सी है कृष्णा गोदावरी नदी अंतर योजना को सुविधाजनक बनाना, डी ऑप्शन है कि सिंधु जल संधि के अनुसार पूर्वी नदियों के जल का उपयोग करना। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो सिंधु जल संधि थी इसके अनुसार पूरी नदियों का जल उपयोग करना। ठीक है, तो यही था हमारा उच्च बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है अंगदान करने हेतु किसी जीवित व्यक्ति को 15 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। सेकंड है अग्नाशय आंत को दान करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है।
थर्ड है कि राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो भारत में अंगदान के समन्वय है तो एक शीर्ष निकाय है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन तो हमारा सही है कि केवल 3 इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। लेकिन जो ये सेकेंड में कहा गया कि आंत और इसको नहीं किया जा सकता, तो नहीं 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 नहीं, इसमें अग्नाशय, आंत, वक्र, किडनी और ये आंत, अग्नाशय, ये सब शामिल किए गए, इनका अंगदान किया जा सकता है इसके। और ये जो 15 वर्ष कहा गया है, तो नहीं नहीं नहीं, 18 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 18 वर्ष का यहाँ होना चाहिए, ना कि 15 वर्ष का। तो ये हमारे दोनों गलत हो गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि अम्लीय मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इन मृदाओं का निर्माण उष्ण आर्द्र जलवायु और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र अपक्षय के कारण होता है। सेकंड है अम्लीय मृदा में कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती। और थर्ड है मृदा में जो अम्लीय मृदा है, मृदा में अम्लता की समस्या का समाधान करने हेतु तो किसानों को मृदा में जिप्सम मिलाने का सुझाव दिया जाता है। तो ये जिप्सम नहीं होता, ये चूना मिलाया जाता है इसमें, ना कि जिप्सम, ठीक है। तो ये चूना मिलाया जाता है इसमें। और ये कोई भी फसल तो क्यों नहीं उगाई जा सकती? चावल उगाया जा सकता है, कपास उगाया जा सकता है, कुसुआ उगाया जा सकता है, काजू उगाया जा सकता है, क्यों नहीं उगाया जा सकता? और नींबू वर्गीय फसलें तो अम्लीय मृदा में ही उगाई जाती हैं, तो ये भी गलत हो गया है। फिर ये फर्स्ट हमारा सही है, उष्ण आर्द्र के जो मृदाओं का निर्माण उष्ण आर्द्र जलवायु और अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र अपक्षय के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया, केवल एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कैरियोलिस बल पवनों के क्षैतिज वेग के समानुपाती होता है। सेकेंड है कि जो इसमें बताया गया है कि कैरियोलिस बल पवनों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी होता है और इसका अधिकतम अनुभव विषुवत रेखा पर किया जाता है। तो ये हमारा गलत हो गया। विषुवत रेखा पर कैरियोलिस बल का बहुत ही कम या तो ना के बराबर इसका प्रभाव होता है, लेकिन जो उच्च अक्षांश होते हैं वहाँ इसका प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है कैरियोलिस बल। और ये जो क्षैतिज वेग के समानुपाती होता है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राय सुर्खियों में रहे फार्मास्यूटिकल घटक एपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, यह औषधि में वह घटक होता है जो अन्य घटकों से बंध बनाए रखता है और इसका कोई औषधि प्रभाव नहीं होता है। सेकेंड है, यह भारत में उन क्षेत्रों में है जो दवाओं के विनिर्माण है तो एपीआई आयात पर निर्भर नहीं है। तो ये गलत है। क्यों नहीं निर्भर है भाई? निर्भर ही तो हैं हम। लगभग 2.5 बिलियन, समझ रहे हैं, बिलियन अमेरिकी डॉलर जो होता है उतना हम चाइना से इसका निर्यात करते हैं। जो हम दवाइयाँ बनाते हैं उसका जो मटेरियल मंगाते हैं वो चाइना से मंगाते हैं, ठीक है, जो जर्निक दवाइयाँ बनाते हैं। और अभी तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ही चल रहा है कि वहाँ से कम करना है एक्सपोर्ट, तो इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा इंडिया को, ठीक है। तो यह देश हमारा निर्भर है, आयात पर ही निर्भर है, ठीक है। और ये जो हमारा कहा गया है कि औषधि घटक का नहीं, तो ये मुख्य घटक होता है, ठीक है। और ये औषधि जो होती है उसकी सक्रियता को बनाए रखता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक प्रकार की ई मनी जो मुद्रा के उत्पादन को विनियमित करने और मुद्रा हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए इनक्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करती है। सेकेंड है, यह किसी केंद्रीय प्राधिकरण से स्वतंत्र पीयर टू पीयर नेटवर्क पर संचालित होती है। तो ये तो हमारा सही है, ऑप्शन बी सही हो गया इसका। लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो कहा गया है कि ये मुद्रा के उत्पादन को विनियमित करने के लिए मुद्रा के हस्तांतरण को सत्यापित करती है, तो नहीं, ये मुद्रा के हस्तांतरण को सत्यापित नहीं करती है, ये निधि के हस्तांतरण को सत्यापित करती है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही है, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, इसके पसंदीदा परिवास जलोढ़ बार के मैदान और हिमालय की तलहटी से लगे लंबे घास के मैदान वाले क्षेत्र हैं। इनका शरीर क्रिया विज्ञान तैराकी के लिए अनुपयुक्त है और इसलिए यह भूमि तक ही सीमित है। या रेड लिस्ट की क्रिटिकल इंडेंजर के रूप में सूचीबद्ध हैं। तो ये गलत हो गया, क्रिटिकल नहीं है, ये वनरेबल है, ठीक है, ये वनरेबल की श्रेणी में आते हैं। और ये जो कहा गया है कि क्रिया विज्ञान की तैराकी के अनुपयुक्त, नहीं नहीं, ये बहुत ही उपयुक्त हैं और बहुत अच्छे तैराक होते हैं जो भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे गलत हो गए। सही पूछा गया तो फर्स्ट हमारा सही हो गया, क्योंकि ये जो परिवास, इनका पसंदीदा परिवास है जड़ों वाले मैदान में, जो हिमालय के तलहटी से लगे हुए घास के मैदान है, वही इनके लिए बहुत उपयुक्त परिवास है, ठीक है। चलते नेक्स्ट में। इसमें महासागर संतृप्ति क्षितिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, संतृप्ति क्षितिज वह स्तर होता है जिसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट खनिज सहज रूप से विघटित हो जाते हैं। महासागरीय अम्लीकरण के कारण यह संतृप्ति क्षितिज नीचे की ओर विस्थापित होता है। तो नहीं नहीं, ये सतह की ओर विस्थापित होता है, ना कि नीचे, ठीक है, ये सतह की ओर विस्थापित होता है।
और ये जो संतृप्ति वह स्तर होता है जिसके नीचे कैल्शियम और कार्बोनेट, जो कैल्शियम और कार्बोनेट होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट सहज रूप से विघटित हो जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि आर्कटिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो आर्कटिक राज्यों तथा क्षेत्र के मूल समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है। सेकेंड है कि यह आर्कटिक में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर काम करता है। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आर्कटिक परिषद यही दोनों मतलब सहयोग के को बढ़ावा देता है और उसके सतत विकास और पर्यावरण के संरक्षण के मुद्दों पर काम करता है। तो ठीक है, और सी ऑप्शन इसका सही हो गया, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देवबंद आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये फर्स्ट है कि आंदोलन का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम लोगों को शिक्षित करना था। सेकेंड है राजनीतिक मोर्चों पर देवबंद संप्रदाय ने कांग्रेस के गठन का विरोध किया था। थर्ड है कि इस आंदोलन के संस्थापक मोहम्मद कासिम ननौतवी थे। तो हमारा ये तो सही है कि मोहम्मद कासिम ननौती थे, लेकिन जो कहा गया कि कांग्रेस का विरोध किया था, नहीं नहीं नहीं, उसका जो है इन्होंने समर्थन किया था। और ये जो हमारा था कि पाश्चात्य शिक्षा तो नहीं है, पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम को शिक्षित करना नहीं था। ये एक पुनरुत्थान मानववादी मुस्लिम आंदोलन था जो मुस्लिमों को संगठित करने के लिए किया गया था। और इसको मोहम्मद कासिम ननौती और इनके साथ साथ इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो रशीद अहमद गंगोही थे। ठीक है, रशीद अहमद गंगोही थे। तो हमारा केवल सी ऑप्शन सही है, केवल 3। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि C40 क्लीन एयर सिटी डिक्लेरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है यह जो है शहरों को प्रदूषण में कमी करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को निर्धारित करने व वर्ष 2025 तक स्वच्छ वायु नीतियों को कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। सेकेंड है यह वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन का परिणाम था। तो ये गलत है, ये जलवायु परिणाम शिखर सम्मेलन का परिणाम नहीं था, ये उससे बाद में स्टार्ट किया गया था। और ये जो 2025 का जो है ये हमारा सही है कि वायु नीतियों को प्रतिबंधित करेगा। इसकी भी समिट हुई थी जिसमें केजरीवाल को भी इनवाइट किया गया था। तो इसका ऑप्शन ये सही है, लेकिन केजरीवाल को जाने की अनुमति नहीं दी थी, तो बहुत ही ये चर्चा में रहा था। इसीलिए ये है क्योंकि इन जो दिल्ली में पोल्यूशन कम हुआ था, वायु पोल्यूशन, तो उसके बारे में उनसे स्ट्रेटजी पूछने के लिए उन्हें किया गया था। तो इन्होंने फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित मतलब RBI ने निम्नलिखित में से किसके बेहतर प्रबंधन हेतु पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा प्रस्तुत किया है। तो फर्स्ट है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, बी है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, और सी है शहरी बैंकिंग और शहरी सहकारी बैंकिंग, डी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो सी ऑप्शन सही है, जो शहरी सरकारी बैंकिंग है इनके लिए ही पर्यवेक्षक कार्रवाई ढांचा RBI ने प्रस्तुत किया है। और ये किया इसलिए क्योंकि इनकी जो वित्तीय अवस्था थी इनमें लगातार गिरावट आ रही थी इन बैंकिंग में लूप फॉल की वजह से। तो उन्हीं को जो सुधार करने के लिए, इनकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रायः सुर्खियों में रहने वाली गहन पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त इसका वर्णन करता है? गहन पारिस्थितिकी के बारे में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यह एक दर्शन है जो मानव को प्रकृति के अंतर्निहित मूल्यों की पहचान करने हेतु प्रोत्साहित करता है। बी ऑप्शन है यह एक प्रतिमान है जो पृथ्वी की जैव विविधता में ब्रह्मांड के रहस्यों को ज्ञात करने का सुझाव देता है। और सी ऑप्शन है यह एक सिद्धांत है जो शून्य अपव्यय के साथ प्राकृतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। यह दो भिन्न भिन्न पादप समुदायों के मध्य वनस्पति का एक संक्रमण क्षेत्र है। तो ये बताना है कि गहन जो पारिस्थितिकी है किसका मतलब उपयुक्त ये वर्णन करता है, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यह एक दर्शन है जो मानव को प्रकृति के अंतर्निहित मूल्यों की पहचान करने हेतु प्रोत्साहित करता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि के स्मारकों स्थानों और वस्तु को संरक्षित करना, यह प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत समाविष्ट है? तो फर्स्ट है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सेकेंड है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सी ऑप्शन है कि मूल कर्तव्य। डी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आर्टिकल 49 है, इसके बारे में बात करता है। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि शायद आपको लगे कि मूल कर्तव्य का होगा, तो नहीं नहीं नहीं, ये मूल कर्तव्य का नहीं है। मूल कर्तव्य का जो एफ है, मूल कर्तव्य 51
51A का जो F है ये क्या कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति को की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें, ये मूल कर्तव्य का काम है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के प्रयास में मित्र राष्ट्रों की ओर दबाव का परिणाम था। तो फर्स्ट है अगस्त प्रस्ताव, सेकेंड है क्रिप्स मिशन, और सी है बेबल योजना, डी है कैबिनेट मिशन। तो डी ऑप्शन सही है। जो कैबिनेट मिशन 1942 में आया था उसी के बारे में बात करता है। ये मित्र राष्ट्रों के जो यूएसए के और चाइना के जो प्रधानमंत्री चाइना के लोग थे, मतलब चाइना था, इन पे दबाव बनाया था ब्रिटिश पे कि आप जो है इंडिया से समझौता करें। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश ने ये समझौता किया था, मतलब क्रिप्स मिशन भेजा था। इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 का उद्देश्य है। तो फर्स्ट है कि फसलों और पशुधन के साथ संपूरकता में वृक्षारोपण का विस्तार करना। सेकेंड है वनों पर दबाव को कम करने हेतु काष्ठ आधारित उद्योगों को चरणबद्ध रीति से समाप्त करना। विदेशी मुद्रा की बचत हेतु काष्ठ और काष्ठ उत्पादों के आयातों को कम करना। तो ये हमारा तो सही है ये, और फर्स्ट भी हमारा सही है कि पशुधन के संपूर्णता में वृक्षों का विस्तार करना। लेकिन ये गलत है कि जो चरणबद्ध तरीके से बताया गया समाप्त करना, तो नहीं, ये गलत है। ये तो उनको प्रोत्साहित करता है, जो कच्चे माल जो काष्ठ आधारित उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लकड़ी मिले और वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इनका विकास हो सके। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा 1/3 सही है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि किसी विवाद की स्थिति में संसदीय विशेषाधिकार एक नागरिक के मूल अधिकारों पर अभिभावी होते हैं। और सेकेंड है अनुच्छेद 19 के तहत प्रावधानित वाक स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंध सदन के पटल पर भी लागू होते हैं। तो ये गलत है, सदन के पटल पर लागू नहीं होते हैं, और ये तो हमारा सही है। फर्स्ट इसका उल्लेख आर्टिकल 105 के 2 में किया गया है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चय का उपयुक्त वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि यह निगमित सामाजिक दायित्व निधियों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के विकास को निर्धारित सार्वजनिक निजी भागीदारी निधि है। सेकेंड है या उन निर्धन लोगों के हेतु निम्न लागत की एक बीमा योजना है जो किसी भी बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सेकेंड है यह राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन NTEP के तहत क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस TB के नियंत्रण हेतु वेब सक्षम रोगी प्रबंधन प्रणाली है। डी ऑप्शन है या कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु संभावित अनुप्रयोगों के साथ नवीन आविष्कृत एंटीवायरस औषधि है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जो ये निश्चय है ये राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्षय रोग जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके नियंत्रण में वेब सक्षम रोगी प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, और जो ये क्षय रोग जो है इंडिया में एरेडिकेट करने का लक्ष्य रखा गया है, ये 2025 तक रखा गया है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। और वर्ल्ड की बात करें तो ये टारगेट जो है 2030 तक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रही बायोरॉक तकनीकी के संदर्भ में बताना है कि क्या है बायोरॉक तकनीकी। तो इस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने के लिए खनिज अभिवृद्धि का उपयोग किया जाता है। यह आयल ईटिंग जीवाणु के उपयोग द्वारा सेल गैस प्राप्त करने के तंत्र को संदर्भित करता है। या अर्ध शुष्क और शुष्क मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने की एक तकनीकी है। यह एक प्रकार की जैव खनन तकनीकी है जिसे दुर्लभ मृदा तत्वों के निष्कर्षण हेतु उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जो ये इस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो बायोरॉक तकनीकी है ये प्रवाल भित्तियों के पुनर्स्थापना के लिए खनिज अभिवृद्धि का उपयोग करता है। और ये अभी गुजरात सरकार के साथ सेंटर ने जो काम करने के लिए कहा है, जो कच्छ की खाड़ी में है वहाँ प्रवाल भित्तियों को विकसित करने के लिए ये कृत्रिम परियोजना बना रही है। ठीक है, तो उस पर ये काम चल रहा है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रेमलिंग एस्कर और हिमोर के निम्नलिखित भू आकृतियाँ किसके प्रकार की हैं, मतलब ये कौन से प्रकार की हैं ड्रेमलिंग हिमोर और एस्कर। तो ऑप्शन ए हिमीकृत भू आकृतियाँ, बी है मरुस्थलीय भू आकृतियाँ, सी तटीय भू आकृतियाँ, डी है ज्वालामुखी भू आकृतियाँ। तो ए ऑप्शन सही है। जो ये हिमीकृत भू आकृतियाँ ये ड्रेमलिंग एस्कर और हिमोर हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैश्विक नवाचार सूचकांक को वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो फर्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो बौद्धिक संपदा संगठन है इसी के द्वारा जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है, और इसी के साथ इनसीड और कार्नेल यूनिवर्सिटी इसको जारी करती है। इसके साथ मिलकर बौद्धिक संपदा
संगठन के साथ। और इसमें इंडिया की रैंक की बात करें 2019 में तो ये 52 आई है, जो पहले 57 थी, और इसमें 5 रैंक का इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया चिदम्बरम पिल्लई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, उन्होंने आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में वंदे मातरम आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के नाम से स्वदेशी व्यापारी शिपिंग संगठन की स्थापना की थी। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो यह दोनों हमारे इनिशिएटिव जो है चिदम्बरम पिल्लई द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, यह दक्षिण एशिया में वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह सभी सार्क देशों के सदस्य इसमें शामिल हैं और इसका सचिवालय भारत में स्थित है। तो ये गलत है, भारत में नहीं, ये काठमांडू नेपाल में इसका जो सचिवालय है। ठीक है, काठमांडू नेपाल में है और इसमें सार्क देश के सभी सदस्य हैं और ये वन्यजीव के लिए अपराध के लिए निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो ये दोनों सही हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाजार स्थिरीकरण योजना के संबंध में बताना है, MSS। तो फर्स्ट है कि MSS बांड आरबीआई द्वारा सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं। MSS बांड रिटर्न अर्जित करते हैं और द्वितीय बाजार में व्यापार योग्य हो सकते हैं। थर्ड है कि MSS बांडों को पहली बार 2016 में विमुद्रीकरण के पश्चात अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो ये गलत है, 2016 में नहीं किया जा सकता। इसका जो पहली बार प्रयोग किया गया था 2004 में। ठीक है, तो ये इससे विमुद्रीकरण से कोई मतलब नहीं है इसका। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया, 1 और 2 हमारे सही हो गए, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि नाभिकीय चुंबकीय अनुनादन मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी सुदृढ़ चुंबकीय क्षेत्र में स्थित अणुओं के नाभिक के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की परस्पर क्रिया को दर्ज करके अणुओं का अध्ययन है। ठीक है, अणुओं का अध्ययन है। तो इसके बारे में बताना है, NMR के सामान्य अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन है चिकित्सा इमेजिंग तकनीकी में, सेकेंड है न्यूक्लियर रिएक्टर में, और थर्ड है खाद्य प्रमाणीकरण में। तो इसका ऑप्शन जो है ये चिकित्सा में भी यूज किया जाता है, खाद्य प्रमाणीकरण में भी यूज किया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमारा 1 एंड 3 सही हो गया, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो गया इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारे यहाँ नेक्स्ट हमारे पूरे हो गए, 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पूरे कर लिए हैं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसके बाद हम लोग 27 टेस्ट नंबर कल लेके आएंगे, कल या परसों तक आपको 27 का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। मैं जल्दी से जल्दी जितने भी ये फुल टेस्ट हैं सारे प्रोवाइड करा दूं, और जो नई टेस्ट और चालू हो गई हैं, वैसे तो अभी तक 35 तक ही थे इसके टेस्ट जो विजन के थे, लेकिन अभी 36 हुआ है, 36 हुआ है और 37 मतलब होने का शेड्यूल है। तो जितने भी विजन के आएंगे अब फुल टेस्ट सारे मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि जब आप लोग ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन डल हो जाता है कि यार बनाएं कि ना बनाएं, आप लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ आप अगर आपके जो लोग भाई बंधु या भाई बहन जो भी कोई तैयारी कर रहा हो उसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो हाँ बनाते हैं, क्योंकि गाइस बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही हो जाता है, बहुत चीज़ें सर्च करनी पड़ती है, सब बनना पड़ता है, तभी तो हम आपको बता पाते हैं। यहाँ पे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और वीडियो रिकॉर्ड करने में इतनी मेहनत लगती है। आप जब पहला वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बाकी सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, और विजन की जो मंथली टेस्ट करंट अफेयर है वो भी मैं लेके आ रहा हूँ हिंदी में। तो हिंदी के लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि हिंदी का मटेरियल बहुत कम मिल पाता है, तो उसके लिए हम पूरा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चला रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।